डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत मशहूर कथन है, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज हम विज्ञान की दुनिया से हाल ही में मिले कुछ ऐसे ही तोहफों पर, मतलब नई खोजों पर जरा गौर करेंगे। आज की इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास ना हाल के वैज्ञानिक शोध और खोजों से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं, और वो भी अलग अलग फील्ड से। हाँ बिल्कुल, काफी विविधता है आज के टॉपिक्स में। हमारा मकसद सीधा सा है, इन अलग अलग वैज्ञानिक अपडेट से जरूरी जानकारी निकालना और उसे समझना। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे उपयोगी हो सकता है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बस दुनिया में क्या नया हो रहा है ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं। जी, और ये हमारी उस श्रृंखला का हिस्सा भी है जहां हम रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? एक तो कैसे जलवायु परिवर्तन से हवाई यात्रा में ज्यादा झटके लग सकते हैं। एयर टर्ब्यूलेंस वाली बात। हाँ, फिर हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों के अंगूठों और उनके दिमाग के साइज में क्या सच में कोई कनेक्शन था। अच्छा, ये तो दिलचस्प लग रहा है। और फिर हम निकलेंगे अंतरिक्ष की सैर पर, जहां खगोलविदों ने एक नन्हे से ग्रह को बनते हुए पकड़ा है। वाह। और आखिर में वापस धरती पर आकर मकड़ियों की एक थोड़ी हैरान करने वाली शिकार तकनीक के बारे में जानेंगे। देखा जाए तो जमीन, आसमान, विकास, अंतरिक्ष सब कवर हो रहा है आज। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरुआत करते हैं ऊपर से, आसमान से। एक नया रिसर्च है जो कह रहा है कि आने वाले टाइम में ना फ्लाइट्स में टर्बुलेंस, मतलब हवा में लगने वाले झटके और बढ़ सकते हैं। और वजह क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये चिंता की बात तो है। ये स्टडी आई है जर्नल ऑफ द एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, है ना? शायद 19 अगस्त को। जी हाँ, वही। इसमें लगभग 26 अलग अलग ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स का इस्तेमाल हुआ है, और उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि बढ़ता हुआ तापमान जेट स्ट्रीम को कैसे बदल रहा है। जेट स्ट्रीम, हाँ, वो तेज हवाएं जो करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर बहती हैं, जहां ज्यादातर प्लेन उड़ते हैं। बिल्कुल। और यही जेट स्ट्रीम सिर्फ रूट ही तय नहीं करती, बल्कि ये टर्बुलेंस का एक बड़ा कारण भी है। सही। और स्टडी की जो भविष्यवाणी है वो थोड़ी सोचने वाली है। ये कह रही है कि 2015 से 2100 के बीच विंड शीयर, मतलब हवा की स्पीड या डायरेक्शन में अचानक बदलाव, उसमें 16 से 27% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, 16 से 27%। और अस्थिरता? हाँ, और वायुमंडलीय अस्थिरता यानी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, उसमें 10 से 20% की कमी आ सकती है। तो मतलब माहौल ज्यादा अस्थिर होगा। सीधा सा मतलब यह है कि इससे क्लियर एयर टर्बुलेंस यानी CAT के लिए ज्यादा मुफीद हालात बनेंगे। वो वाले झटके जो साफ आसमान में अचानक लगते हैं बिना किसी वार्निंग के। बिल्कुल सही कहा। ये CAT इसीलिए ज्यादा खतरनाक भी माने जाते हैं क्योंकि इनका कोई विजिबल साइन नहीं होता, जैसे बादल वगैरह। तो ये बदलाव, विंड शेयर का बढ़ना, स्थिरता का कम होना, ये अशांति क्यों बढ़ाएंगे? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, जब एटमॉस्फेयर कम स्टेबल होता है तो हवा की अलग-अलग लेयर्स के बीच स्पीड या डायरेक्शन का थोड़ा सा भी फर्क आसानी से भंवर या टर्बुलेंस पैदा कर सकता है। जलवायु परिवर्तन इसी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो विंड शेयर का जो असर है वो और ज्यादा महसूस होगा। इसका सीधा असर पायलट और पैसेंजर्स पर पड़ेगा। पायलटों को शायद ज्यादा फ्रीक्वेंटली और हो सकता है ज्यादा सिवियर टर्बुलेंस झेलना पड़े। ये सिर्फ सफर को अनकंफर्टेबल नहीं बनाएगा, बल्कि प्लेन के स्ट्रक्चर पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेगा। सेफ्टी चिंताएं भी बढ़ेंगी। हाँ, और ये भी कहा गया है कि शायद नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी इसे डिटेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। जैसा कि स्टडी के को-ऑथर प्रोफेसर पॉल विलियम्स ने कहा है, क्योंकि CAT रडार पर दिखता नहीं है, एयरलाइंस को इसे पहले से डिटेक्ट करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। मौजूदा तरीके हमेशा काफी नहीं होते। इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? ओ हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा। सिर्फ अमेरिका में ही एयरलाइंस हर साल टर्बुलेंस से होने वाले नुकसान, जैसे प्लेन की मरम्मत, फ्लाइट डिले, पैसेंजर इंजरी का मुआवजा, इस सब पर करीब $500 मिलियन खर्च कर रही हैं। $500 मिलियन? जी, और अगर टर्बुलेंस बढ़ता है तो ये खर्चा भी बढ़ेगा। तो हाँ, ये रिसर्च एक तरह की खतरे की घंटी है कि आसमान में सफर थोड़ा और उबड़-खाबड़ हो सकता है। तो अगर कोई UPSC एस्पिरेंट है, उसके लिए ये जानकारी कैसे महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एविएशन की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए क्लाइमेट चेंज के मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ समुद्र का लेवल बढ़ने या ग्लेशियर पिघलने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमारी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी सब पर पड़ रहा है। ये इंटरकनेक्टेडनेस समझने के लिए जरूरी है। सही कहा।
अच्छा, तो आसमान की उथल-पुथल से अब जरा नीचे आते हैं, धरती पर जीवन के विकास की तरफ। एक हालिया स्टडी ने ना हमारे अपने एवोल्यूशन से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कड़ी जोड़ी है, हमारे हाथ और हमारा दिमाग। क्या सच में हमारे अंगूठों की लंबाई और दिमाग के साइज में कोई लिंक हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, सुनने में तो लगता है। कौन सी स्टडी है ये? ये यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के रिसर्चर्स ने की है और इसके नतीजे कम्युनिकेशंस बायोलॉजी जर्नल में छपे हैं 26 अगस्त को। उन्होंने करीब 94 अलग-अलग प्राइमेट स्पीशीज को स्टडी किया। इसमें फॉसिल्स भी थे और आज की जीवित प्रजातियां भी, मतलब लीमर से लेके बंदर, एप्स और हम इंसान तक। अच्छा, काफी बड़ा सैंपल साइज है। तो क्या मिला उन्हें? नतीजा ये निकला कि जिन प्राइमेट प्रजातियों के अंगूठे उनकी बाकी उंगलियों के मुकाबले रिलेटिवली ज्यादा लंबे होते हैं, उन प्रजातियों का दिमाग भी उनके शरीर के साइज के मुकाबले रिलेटिवली ज्यादा बड़ा होता है। ओह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और इसे इस बात का पहला डायरेक्ट एविडेंस माना जा रहा है कि प्राइमेट्स के एवोल्यूशन में हाथों की कुशलता, मतलब डेक्सटेरिटी, और ब्रेन का साइज साथ साथ इवॉल्व हुए। को एवोल्यूशन। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि जब उन्होंने एनालिसिस से इंसानों का डेटा हटा भी दिया, तब भी ये कनेक्शन बना रहा। मतलब ये सिर्फ हमारी खासियत नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो जो लीड ऑथर हैं डॉक्टर जोआना बेकर, उनका मानना है कि जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से पकड़ना, इस्तेमाल करना, मैनिपुलेट करना सीखा, सोचिए जैसे पत्थर के औजार बनाना, तो उनके दिमाग को भी इन कॉम्प्लेक्स कामों को संभालने, प्लान करने, हैंड आई कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए बड़ा और ज़्यादा केपेबल होना पड़ा। समझ में आता है। यहाँ एक बारीक बात और है, स्टडी में अंगूठे की लंबाई का सीधा कनेक्शन ब्रेन के उन हिस्सों से नहीं मिला जो सिर्फ मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। मतलब बात सिर्फ हाथ हिलाने की नहीं है। तो फिर कनेक्शन कहाँ मिला? कनेक्शन मिला नियोकॉर्टेक्स के साइज से। नियोकॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो बाहरी हिस्सा है जो सबसे ज्यादा विकसित है और हायर लेवल मेंटल प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है, जैसे सोचना, प्लानिंग, लैंग्वेज, कॉन्शियसनेस। अच्छा, तो मतलब लंबे अंगूठे सिर्फ चीजें पकड़ने में ही काम नहीं आए, बल्कि शायद उन्होंने सोचने समझने की क्षमता के विकास में भी मदद की। हाँ, ये इसी गहरे लिंक की तरफ इशारा करता है कि हाथ की बढ़ती डेक्सटेरिटी और दिमाग की बढ़ती कॉग्निटिव क्षमताएं जुड़ी हुई थीं। हो सकता है टूल यूज जैसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ने दिमाग पर ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की डिमांड डाली, जिससे नियोकॉर्टेक्स बढ़ा, या फिर बड़े दिमाग ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना संभव बनाया, जिसने फिर बेहतर हाथों के एवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप। ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए एक बहुत बड़ी इंसाइट है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे फिजिकल ट्रेट्स जैसे अंगूठा और कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे नियोकॉर्टेक्स के बीच कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड रिश्ते हो सकते हैं। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज जैसे हैं वैसे कैसे बने। जी बिल्कुल। चलिए अब पृथ्वी के विकास से निकलकर अरबों किलोमीटर दूर चलते हैं, अंतरिक्ष में। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसा देखा है जो बहुत ही रेयर है। एक बिल्कुल नया नवेला ग्रह जो अभी अपने बचपन में ही है, उसकी सीधी तस्वीर ली गई है। सीधी तस्वीर, ये तो कमाल है। जी हाँ, ये कमाल किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गेल्वे की लीड वाली एक टीम ने, और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया चिली में मौजूद यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT का। ये दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स में से एक है। VLT, हाँ सुना है इसके बारे में। तो कब हुई ये खोज? इसकी घोषणा 26 अगस्त को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में हुई। इस बेबी प्लैनेट को नाम दिया गया है विस्पिट 2b। ये हमारे सूरज जैसे ही एक यंग स्टार का चक्कर लगा रहा है। और जब हम यंग कह रहे हैं तो मतलब इसकी उम्र सिर्फ 5 मिलियन साल है। 5 मिलियन साल सुनने में ज्यादा लगता है, पर कॉस्मिक स्केल पर तो ये बिल्कुल बच्चा हुआ है। हाँ बिल्कुल, पलक झपकने जैसा। शुरुआती जांच बता रही है कि ये शायद जुपिटर जैसा एक बड़ा गैस जाइंट है। और इसे देखा कैसे गया, मतलब सीधे कैसे दिखा? इसे नियर इंफ्रारेड लाइट में चमकते हुए पाया गया। क्योंकि ये अभी-अभी बना है ना, तो बहुत गर्म है और ये गर्मी इंफ्रारेड रोशनी के रूप में निकल रही है। अच्छा, उसकी अपनी गर्मी की वजह से। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे खोजने से पहले रिसर्चर्स ने उस तारे के चारों ओर धूल और गैस की एक मल्टी रिंग्ड डस्ट डिस्क देखी थी। वही डिस्क जहां ग्रह बनते हैं, और इसी डिस्क के अंदर उन्हें ये शिशु ग्रह मिला। ये खोज वाकई खास है। सवाल ये है कि ये इतनी रेयर क्यों है? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। ये शुरुआती स्टेज में सीधे देखा गया हो। ग्रहों को बनते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है।
वो अक्सर अपने तारे की तेज चमक और आसपास की धूल और गैस में छिपे रहते हैं। और ये सिर्फ दूसरा ही नहीं, किसी और वजह से भी यूनिक है ना? हाँ बिल्कुल, ये इसलिए भी यूनिक है क्योंकि ये पहला ऐसा ग्रह है जो एक मल्टी रिंग डस्ट डिस्क के अंदर पाया गया है। ये रिंग वाली डिस्क ग्रहों की नर्सरी मानी जाती है। तो डिस्क के अंदर ग्रह का मिलना हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि ग्रह अपनी बर्थ प्लेस यानी डिस्क के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उससे मटेरियल लेकर बड़े होते हैं और कैसे वो डिस्क में गैप्स बना सकते हैं। इस खोज का महत्व ये है कि विस्प 2b साइंटिस्ट को प्लैनेट्स के जन्म और उनके शुरुआती विकास को सीधे स्टडी करने का एक सुनहरा मौका देता है। इससे हम उन प्रोसेसेस को बेहतर समझ सकते हैं जिनसे हमारे अपने सोलार सिस्टम जैसे सिस्टम बने होंगे। ये समझने में भी मदद मिल सकती है कि जुपिटर जैसे गैस जायंट अपने तारे से इतनी दूरी पर कैसे बन जाते हैं। ये तो एस्ट्रोनॉमी में एक बड़ी लीप है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में हो रही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है। वीएलटी जैसी फैसिलिटीज की कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है। साथ ही ये प्लैनेट फॉर्मेशन की थ्योरीज को समझने में मदद करता है जो हमारे अपने सोलार सिस्टम की ओरिजिन से भी जुड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ लगातार बढ़ रही है। सही। अब ब्रह्मांड की विशालता से वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं। यहां भी कम अजूबे नहीं चल रहे हैं। अब बात करते हैं मकड़ियों की और उनकी शिकार करने की एक ऐसी तरकीब की जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है पर है बड़ी चालाकी भरी। मकड़ियाँ? हाँ। अच्छा, क्या किया है उन्होंने? ये खोज ताइवान में इकोलॉजिस्ट्स ने की है और जर्नल ऑफ एनिमल इकोलॉजी में 28 अगस्त को पब्लिश हुई है। उन्होंने एक रात में शिकार करने वाली मकड़ी है, पिसेक्रोस क्लेविस नाम है उसका, शीट वेब स्पाइडर भी कहते हैं, उसे एक अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाते हुए देखा। क्या स्ट्रैटेजी? होता यह है कि ये मकड़ी जब किसी जुगनू फायरफ्लाई को अपने जाल में फंसाती है तो उसे तुरंत खाती नहीं है। खाती नहीं है तो क्या करती है? उसे जाल में जिंदा छोड़ देती है और फंसा हुआ जुगनू अपनी आदत के मुताबिक चमकता रहता है, रुक रुक कर करीब 1 घंटे तक। ओह, समझी। वो चमक का इस्तेमाल करती होगी। एग्जैक्टली। जुगनू की इस बायोल्यूमिनेसेंस यानी जैविक रोशनी का इस्तेमाल मकड़ी एक चारे की तरह करती है ताकि और शिकार उसकी तरफ खींचे चले आएं। वाह, ये तो बहुत चालाक है। रिसर्चर्स ने इसे कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उन्होंने कुछ जालों में छोटी एलईडी लाइट्स लगा दी जो जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थीं। नतीजा? जिन जालों में लाइटें थीं उनमें नॉर्मल जालों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कीड़े फंसे। 3 गुना? हाँ, और जब उन्होंने खास तौर पर यह देखा कि इस चमक से कितने और जुगनू अट्रैक्ट होकर फंसे तो वो संख्या नॉर्मल जालों से 10 गुना ज्यादा थी। 10 गुना ज्यादा जुगनू। और ज्यादातर कौन से शिकार आ रहे थे? ज्यादातर नर जुगनू। लगता है वो उस चमक को मादा जुगनू समझ रहे थे और सीधे मकड़ी के जाल में पहुंच गए। मतलब मकड़ी ने शिकार की ही मेटिंग सिग्नल का फायदा उठा लिया। बिल्कुल। प्रकृति में धोखे का ये क्लासिक उदाहरण है। शिकारी यहां शिकार की अपनी ही बायोलॉजिकल अर्ज यानी मेट खोजने की इच्छा का फायदा उठा रहा है। और एनर्जी के लिहाज से भी ये मकड़ी के लिए बहुत एफिशिएंट है। उसे खुद तो रोशनी बनानी नहीं पड़ रही, वो तो बस पकड़े गए जुगनू की चमक का मुफ्त में इस्तेमाल कर रही है। इसे पहले कभी डॉक्यूमेंट नहीं की गई इंटरैक्शन कहा गया है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रकृति में शिकारी और शिकार के बीच कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी अनोखी और कभी-कभी कितनी निर्दयी रणनीतियां इवॉल्व हो सकती हैं। ये हमें उस एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस की भी याद दिलाता है कि एक जीव कुछ विकसित करता है तो दूसरा उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लेता है। ये तो वाकई कमाल की खोज है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज और बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। प्रकृति की कॉम्प्लेक्सिटी और जीवों के बीच के अद्भुत इंटरैक्शंस को दिखाती है। जी बिल्कुल। तो आज की इस पूरे विश्लेषण में हमने 4 अलग-अलग वैज्ञानिक खोजों को देखा। क्लाइमेट चेंज से बढ़ता हवाई टर्ब्यूलेंस, प्राइमेट्स में अंगूठे और दिमाग का कनेक्शन, स्पेस में एक बेबी प्लैनेट की झलक और मकड़ियों का जुगनुओं को चारा बनाना। ये सब अलग-अलग कहानियां हैं, लेकिन इनसे हम क्या कॉमन चीज सीख सकते हैं? इन सभी अलग-अलग खोजों को जोड़ने वाला एक धागा है, वो ये कि विज्ञान लगातार हमारी दुनिया और यूनिवर्स के बारे में सरप्राइजिंग कनेक्शंस और छुपे हुए डिटेल सामने ला रहा है। चाहे वो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे बदलाव हों, लाखों साल पहले हुए एवोल्यूशन की कहानी हो,
दूर स्पेस में ग्रहों का जन्म हो या हमारे पैरों के नीचे रहने वाले जीवों की चालाकियां हो। सही। ये हमें दिखाता है कि हर स्केल पर, माइक्रो से लेकर कॉस्मिक तक, ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कितनी जरूरी है। और ये भी याद दिलाता है कि जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। हर खोज नए सवाल और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये चर्चा उन महत्वपूर्ण करंट टॉपिक्स को कवर करने वाली हमारी सीरीज का हिस्सा है जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं और जनरल नॉलेज के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पर ऐसे ही गहरी पड़ताल सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। आज की इन खोजों पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, प्रकृति में एडेप्टेशन और एवोल्यूशन के कितने अनगिनत और अनसोचे तरीके मौजूद हैं। है ना? चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, बायोलॉजी हो या कॉस्मोस, विज्ञान जो ये कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेडनेस और जीवों की अद्भुत एडेप्टेबिलिटी दिखा रहा है, ये हमें अपने प्लैनेट, अपनी लाइफ और इस विशाल यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।